हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट के ऊपर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज जो टेस्ट पेपर मैंने पिक किया है वो है टेस्ट पेपर नंबर 3, जो कि ज्योग्राफी का है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का एक एक दो दो टेस्ट पेपर जो है डिस्कस कर दिया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। और सिर्फ ज्योग्राफी का कोई भी टेस्ट पेपर जो है वो डिस्कस नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने आज ये टेस्ट पेपर पिक किया है जो कि ज्योग्राफी का है। तो एक इसको पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद अगर मौका मिला तो एक टेस्ट और हम लोग ज्योग्राफी का करेंगे, फिर बाकी कुछ डिमांडेड टेस्ट हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, इस ज्योग्राफी के टेस्ट पेपर को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो ज्योग्राफी का टेस्ट पेपर है ये मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट पेपर है। यानी कि इसमें ज्योग्राफी के मीन्स अगर आपने ये टेस्ट कर लिया तो आपका पूरा ज्योग्राफी जो है काफ़ी होलिस्टिक वे में प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे क्योंकि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड प्लस फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दोनों को कवर किया गया है। उसके बाद जो 11th का NCERT है, फंडामेंटल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, उसको भी कवर किया गया है। और उसके बाद जो GC लियोंग है उसको भी कवर किया गया है, और प्लस नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट एंड एनिमल लाइफ्स को भी कवर किया गया है, और प्लस 2020 के जून के महीने का करंट अफेयर को भी इस टेस्ट के अंदर कवर किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इस टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, आपको नीचे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 1, 2 और 3, और आपसे पूछा गया है द अबव गिवन कंडीशंस डिफाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइड्स। यानी कि ऊपर जो है आपको 3 कंडीशंस दिए गए हैं, वो किसी टाइड्स के कंडीशन है, आपको बताने हैं कि वो कौन से टाइड्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहला स्टेटमेंट है द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो सन, मून और अर्थ, ये जब तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो स्प्रिंग टाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जब ये परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि अर्थ और मून जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर आप कह लीजिए अर्थ और सन जब परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो उस समय जो टाइड का फॉर्मेशन होता है, दैट टाइड इज़ नोन एज नीप टाइड्स। तो यहाँ पर कह रहा है ये पहला स्टेटमेंट कि सन, मून और अर्थ ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन में है, तो यानी कि स्प्रिंग टाइड की बात कर रहा है। और उस स्प्रिंग टाइड में भी पेरिजी स्प्रिंग टाइड का बात कर रहा है, या अपोजी स्प्रिंग टाइड का बात कर रहा है, या पेरिहिलियन स्प्रिंग टाइड का बात कर रहा है, या फिर एपेलियन स्प्रिंग टाइड का बात कर रहा है, उसको हम लोग सेकंड स्टेटमेंट से वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेकंड स्टेटमेंट है द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो फ्रेंड्स, जब मून का ऑर्बिट जो है अर्थ के काफ़ी क्लोज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिजी, ठीक है। यानी कि अपन को यहीं से आंसर निकल गया कि ये जो जिस टाइड का बात कर रहा है वो टाइड, सबसे पहली बात तो स्प्रिंग टाइड है, उसके बाद ये पेरिजियन स्प्रिंग टाइड है, क्योंकि जिस समय मून अर्थ के क्लोजेस्ट होता है उसको हम लोग पेरिजी बोलते हैं, और जिस समय मून अर्थ से फारदेस्ट पॉइंट पर होता है उसको हम लोग अपोजी बोलते हैं, ठीक है। अब कई लोगों को पेरिजी और पेरिहिलियन में कन्फ्यूज़न रहता है, या फिर एपोजी और एपेलियन में कन्फ्यूजन रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पेरिजी है, पेरिजी जब अर्थ और मून का बात करेगा तो उस समय पर हम लोग पेरिजी और अपोजी की टर्म को इस्तेमाल करेंगे, और जब अर्थ और सन की बात होगी जहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग जो टर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ पेरिहिलियन और एपेलियन, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट्स में ये मून की बात कर रहा है, और वो भी मून कब क्लोजेस्ट, तो यानी कि पेरिजी। तो इसीलिए ये जो टाइड होगा ये पेरिजियन स्प्रिंग टाइड होगा, यहीं से आंसर निकल गया। और इस टाइड का एक और कंडीशन होता है, टाइडल रेंज जो है इसका काफ़ी बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल। तो अब देख लीजिए आप, पेरिजियन स्प्रिंग टाइड्स है आपके ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेवरेबल कंडीशन फॉर द फास्टर डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है वो उसका फास्टर डिकम्पोजिशंस के लिए कौन कौन से कंडीशंस जो हैं फेवरेबल्स हैं। नीचे आपके 3 कंडीशंस दिए गए हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, डिकम्पोजिशन के लिए जो है ना ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, वो भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में, यानी ऑक्सीजन के बिना जो है ना डिकम्पोजिशन काफ़ी स्लो रेट पर होगा। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका, यानी कि जो पहला कंडीशन है दैट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द डिकम्पोजिशन एट फास्टर रेट। और सेकंड है डेट्रिटस रीच इन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। तो फ्रेंड, सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो सेकंड कंडीशन है दैट इज़ वेरी मच फेवरेबल फॉर द डिकम्पोजिशन एट फास्टर रेट। तो डेट्रिटस रीच जो है वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस में ही होना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में ही नाइट्रोजन रिच, जो डेट्रिटस रीच है वो नाइट्रोजन में ही होना चाहिए, ठीक है, या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में जैसे कि शुगर्स वगैरह में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि
अगर डेट्रिटस जो है वो लिग्निन या फिर चिटिन में रिच होगा तो वो जो है डिकम्पोजिशन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो डेट्रिटस रिच किस में होना चाहिए? नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में। तीसरा कंडीशन है दैट इज़ कोल्ड टेम्परेचर्स। तो फ्रेंड्स आप खुद बताइए हमें कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कब ज़्यादा जल्दी सड़ता है, गर्मियों में कि सर्दियों में? गर्मियों में वो जल्दी सड़ जाता है, यानी कि तो डिकम्पोजिशन जो है वो फास्टर रेट पे कब होता है? हॉट टेम्परेचर में, नॉट कोल्ड टेम्परेचर। यानी कि जो तीसरा कंडीशन है दैट इज ऑल्सो नॉट फेवरेबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एट फास्टर रेट। तो इसीलिए तीसरा और पहला ये दोनों ही कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है। आपसे फेवरेबल कंडीशंस पूछे गए थे, आंसर हो जाएगा 2 ओनली, जो कि है आपके ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट्स ऑफ भारत माला परियोजना। तो फ्रेंड्स भारत माला परियोजना के बारे में आपको नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि भारत माला परियोजना के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो भारत माला परियोजना के टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर इसको ये जानेंगे कि ये जो है करंट कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका रिसेंट कंटेक्स्ट भी जानेंगे और थोड़ा बहुत और भी जानेंगे हम लोग भारत माला प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसके 6 कंपोनेंट्स जो हैं उसको देख लेते हैं। 6 कंपोनेंट्स में है इकोनॉमिक कॉरिडोर्स डेवलपमेंट जो है वो है सबसे पहला, और दूसरा है इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड्स को डेवलप करना। तीसरा है नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स, जो भी नेशनल कॉरिडोर्स है उसके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। उसके बाद इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स जो कि बॉर्डर एरियाज़ में होते हैं उनको बनाना। और पाँचवा है कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, और छठा है एक्सप्रेस वेज। तो ये 6 कंपोनेंट्स हैं जिसको भारत माला परियोजना के अंदर कवर किया जाना है। और यह एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है फॉर द हाईवे सेक्टर, जिसमें फ़ेज़ 1 में 2017 से 2022 तक के लिए 24,800 किलोमीटर का रोड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करना था। और ये जो भारत माला परियोजना है ये न्यूज़ में था क्योंकि इसको जो ICRA है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो इन्होंने इनके हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू ICRA इन्होंने ये कहा कि जो भारत माला परियोजना है उसका जो डेडलाइन था कि 2022 तक हमें ये कंप्लीट करना है, जिसको अब 2025-26 के लिए शेड्यूल्ड कर दिया गया है। तो ICRA के इसी लाइन को कैच कर लिया था न्यूज़पेपर वालों ने और पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये थे इसके करंट कंटेक्स्ट, और हम लोग थोड़ा सा ICRA के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो ICRA है ये एक रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको 1991 में सेटअप किया गया था बाय द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर कमर्शियल बैंक्स, और इसको एज एन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके अंदर जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस है, जिसका आपको मैंने बताया था कि किसी भी इकोनॉमी को वो रेट कर सकता है कि इसका क्रेडिट रेटिंग कितना बढ़िया है, जिसके हिसाब से कंट्रीज़ को या किसी भी इकोनॉमी को लोन मिलता है, तो वो जो रेटिंग करता है मूडीज़। तो फ्रेंड्स मूडीज़ इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द ICRA। तो ये ICRA के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस थे। और जो भारत माला परियोजना है इसके टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं, नीचे आपको 4 दिए गए हैं, पूछा गया है कौन कौन से हैं। तो अभी 6 के को डिस्कस किया अपन ने। अब देखते हैं, सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बिल्कुल, और सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, तो फ्रेंड सेकंड भी इसका एक कंपोनेंट है। और जो थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट कनेक्टिविटी रोड, ये भी अपन ने पढ़ा था। और फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेस वेज, तो फ्रेंड्स ये भी अपन ने डिस्कस किया, यानी कि ये चारों ही भारत माला परियोजना के कंपोनेंट्स हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के बारे में आपको नीचे 3 स्टेटमेंट्स देकर के आपसे करेक्ट पूछ लिया गया है। तो फ्रेंड्स इग्नियस रॉक्स वो होता है जो कि जब अर्थ के इंटीरियर से यह जो मैग्मा होता है यानी कि बाहर निकलता है और फिर वो मैग्मा जब कूल डाउन होता है फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसी रॉक को हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं या प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है दे कैन फॉर्म विनीथ एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है विद इन द अर्थ क्रस्ट भी फॉर्म हो सकता है, यानी कि कूल डाउन हो सकता है और सॉलिडिफाई हो सकता है, और ये अर्थ सरफेस के ऊपर आकर के, अर्थ क्रस्ट के ऊपर आकर के भी ये सॉलिडिफाई हो सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है हो सकता है, जिसको अपन ने पिछले टेस्ट पेपर के किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया, यानी कि जो 31 टेस्ट पेपर था उसका जो 4th पार्ट था उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स।
तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट के अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव फॉर्म, ठीक है। और जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर यानी अर्थ सरफेस के ऊपर फॉर्म होता है कूल डाउन होकर के, सॉलिडिफाई होकर के, तो उसको हम लोग एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स नाम देते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा है दे आर डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो फॉसिल्स होते हैं ओरिजिनल फॉर्म में वो मेल्ट हो जाते हैं जब ये रॉक मेल्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें जो है फॉसिल्स की कमी हो जाती है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है क्वार्टजाइट एंड ग्रेनाइट आर द इग्नियस रॉक। तो फ्रेंड्स ये जो ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट है ये इग्नियस रॉक्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है जो एग्जिस्टिंग रॉक्स होते हैं, ठीक है, उसी में जब रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक, तो रिक्रिस्टलाइज होकर के जो जो रॉक फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। और उसके एग्जांपल्स हैं ये ग्रेनाइट, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट, ये सब जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल हैं। जो पेगमेटाइट है, बसाल्ट है, वोल्केनिक ब्रेसिया है, ये सब एग्जांपल्स जो है इग्नियस रॉक्स का है। ग्रेनाइट भी इग्नियस रॉक्स में भी आ जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। जो क्वार्टजाइट है ये बिल्कुल भी इग्नियस रॉक्स नहीं है, ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक्स में भी आता है। तो आपका स्टेटमेंट जो है 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो गया। आंसर बन जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड 2, ऑप्शन ए। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। PLFS के बारे में आपको नीचे 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो सबसे पहला है इसका एम। सबसे पहला स्टेटमेंट में एम दिया गया है कि इट एम्स टू प्रोवाइड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डाटा फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल इंडिया। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और जो PLFS है दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड सर्वे लॉन्च्ड बाय द NSO इन 2017। 2017 में लॉन्च किया गया कंप्यूटर बेस्ड इंडिया का पहला सर्वे है PLFSO, जिसका काम है कि ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट डाटा, ठीक है, दोनों जगह से अर्बन और रूरल प्रोवाइड किया जाएगा इसके द्वारा। और ये जो है एक एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स का भी एक एस्टीमेट क्रिएट किया जाएगा इस डाटा के थ्रू, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डाटा के थ्रू। और ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये तो अपन ने कई बार नाम ले लिया है, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ कंडक्टेड बाय NSO। आंसर बन जाएगा बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है दीज कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन्स आर अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज ऑल राउंड द ईयर। They are also regions of much cyclonic activities. Summers are never very warm here. The natural vegetation of this climate type is a deciduous forest like oak, elm, ash, birch, beech, poplar and hornbeam. और ये जो पूरा पैसेज अपन ने पढ़ा उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप्स ऑफ इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पैसेज गिवन अबव। किस टाइप के क्लाइमेट को हम लोगों ने इस पैसेज में पढ़ा। तो फ्रेंड्स ये जो कूल टेम्परेट मार्जिन्स होता है ये ब्रिटिश टाइप के क्लाइमेट को बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये ऑक देख करके कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो ऑक ट्रीज़ होते हैं ये एक वेजिटेशन है जो कि मेडिटेरियन क्लाइमेट में भी पाया जाता है, लेकिन ये ब्रिटिश क्लाइमेट में भी पाया जाता है। तो इसीलिए ये जो कूल टेम्परेट है, और सबसे पहला ये लाइन था इस पैसेज का, ये देख लीजिए आप, द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। तो फ्रेंड्स जो कूल टेम्परेट और वेस्टर्न मार्जिन, ठीक है, होता है दैट इज़ ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। जो मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है वो सबसे पहली बात तो ये कूल टाइप नहीं होता है, ये इज़ वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द फेनोमेनन ऑफ ब्रेक इन द मॉनसून। तो फ्रेंड्स ब्रेक इन द मॉनसून वो कहते हैं जैसे मॉनसून आया, ठीक है, मॉनसून आया, 2-4 दिन बारिश हुई, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन है लगातार बारिश हुई, ठीक है। उसके बाद अचानक बीच में कुछ दिनों के लिए रुक जाती है, जैसे 5 दिन 6 दिन के लिए रुक गया, फिर या हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते तक के लिए भी रुक जाए, तो वो जो उसके बाद फिर लगातार बारिश हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं देयर इज़ अ ब्रेक इन द मॉनसून। यानी कि वो जो बीच में गैप लिया है ये 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन का, ठीक है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं मॉनसून
ब्रेक, ठीक है, ब्रेक इन द मानसून। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, तो पहला ऑप्शन है रेन डेफिशिएंट सिचुएशन इन एन एरिया, तो फ्रेंड्स इसको रेन डेफिशिएंट ही बोलेंगे, ब्रेक नहीं बोलेंगे, यानी वहाँ कम रेनफॉल होता है, दैट इज़ अनदर थिंग। और जो बी ऑप्शन है व्हेन रेन फेल्स टू अकर फॉर 1 or more weeks ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर अ फ्यू डेज, तो फ्रेंड्स यही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इस ऑप्शन में क्या कह रहा है कि व्हेन रेन फेल्स टू अकर फॉर 1 or more weeks, यानी 1-2 सप्ताह के लिए जो है बारिश नहीं होती है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के दौरान 1-2 सप्ताह के लिए जब बारिश नहीं होती है, ठीक है, कुछ दिनों के लगातार बारिश होने के बाद, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इन द मानसून, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस सपोर्ट द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वैगनर, तो फ्रेंड्स अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया गया था उसके सपोर्ट में कुछ एविडेंस जो है नीचे दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से एविडेंस जो है इनके सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है अल्फ्रेड वैगनर का, इनको कौन कौन से एविडेंसेस नीचे दिए गए सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है जिग शॉ फिट ऑफ साउथ अमेरिकन एंड अफ्रीकन कोस्ट लाइन्स, तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये एक करेक्ट एविडेंस है जो कि बताता है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, जो कि अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा प्रपोज किया गया है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जैसे आप ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई एक टुकड़ा ले लीजिए ऐसे करके, और इसको जब बीच से आप ब्रेक करेंगे, ऐसे जब आप ब्रेक करेंगे तो मान के चलिए ये ऐसे ब्रेक हुआ 2 टुकड़ों में, ये हो गया पहला टुकड़ा और ये हो गया दूसरा टुकड़ा। मतलब इस हिसाब से ब्रेक हुआ है कि जब आप इस दोनों को करीब लाएंगे तो ये दोनों आपस में एकदम पूरी कम्पैक्टली पैक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको दूर से देखने पर लगेगा नहीं कि ये दोनों टूटा हुआ टुकड़ा को जोड़ा गया है, ठीक। तो इसी तरह का कुछ शोर लाइन्स हमें देखने को मिलता है जब आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका का जो शोर लाइन्स है उसको जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल करेक्टली इसी तरह का कुछ लाइन हमें दिखता है, जिसको अगर आपस में मिला दिया जाए तो फिर से वो बिल्कुल पैक हो जाएगा, यानी पूरा मैच कर जाएगा। तो वो हमें बताता है कि यहाँ पर जो है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, यानी कि कंटिनेंट आपस में 2 पार्ट में टूट गए और बीच में ओशन जो है वो हो गया, ओशन बन गया, बीच में जो है समुद्र बन गया और कंटिनेंट जो है आपस में टूट के 2 भाग में बट गए हैं। तो ये सब जो है कुछ एग्जांपल्स है या कुछ एविडेंसेस है जो हमें ये बताता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो दिया गया है अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा बिल्कुल सही है। उसके बाद और भी कुछ, जैसे सेकंड स्टेटमेंट है द अकरेंस ऑफ द रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ द गोल्ड इन द घाना कोस्ट डिपॉजिट और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये मैं इसको डिलीट करता हूँ फिर ये पता चलेगा। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक, तो फ्रेंड्स जो घना कोस्ट पर हमें गोल्ड देखने को मिलता है जबकि जो सोर्स रॉक है उसका एब्सेंस है फिर भी, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो घना कोस्ट है ज़रूर ब्राज़ील से टूट करके अलग हुआ है। तो ये भी एक एविडेंस जो है के तौर पर हम देख सकते हैं, यानी इसको भी हम लोग एविडेंस के तौर पर लिख सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है, ठीक है, जब ये ब्राज़ील से टूट करके अलग हुआ, यानी ये पहले वही उसी का पार्ट था, ठीक। तो यहाँ से भी मतलब ये स्टेटमेंट भी सपोर्ट कर रहा है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। और तीसरा स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल फॉसिल्स अक्रॉस द ओशन, तो ओशन के अक्रॉस जो है एकदम सेम तरह का फॉसिल्स मिल रहा है, तो उससे कहीं हम मतलब उससे ये पता चलता है कि ये जो कंटिनेंट है यानी कि उसके बीच में जो ये ओशन है ये पहले नहीं था, पहले ये कंटिनेंट था एक ही, ठीक है, जहाँ पर ये फॉसिल्स मौजूद थे, ठीक है, सेम टाइप के फॉसिल्स मौजूद थे। और जब ये कंटिनेंट आपस में ब्रेक हुआ और धीरे धीरे खिसका है, उस बीच में समुद्र आ गया है, तभी तो समुद्र के नीचे और इस कंटिनेंट और उस कंटिनेंट दोनों कंटिनेंट में लगभग आइडेंटिकल फॉसिल्स जो है वो का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी आपका जो मतलब करेक्ट एविडेंस है जो इस बात का सपोर्ट करता है कि हाँ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है बिल्कुल सही प्रपोज किया गया है अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया, यानी कि 1, 2 and 3 दिस ऑल 3 आर द करेक्ट एविडेंसेस इन द सपोर्ट ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय द अल्फ्रेड वैगनर। आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 ऑप्शन डी। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ओशन ट्रेंचेस। ओशन ट्रेंचेस के बारे में आपको नीचे 3 स्टेटमेंट्स देकर के करेक्ट पूछ लिया गया है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है दे आर लोकेटेड अलोंग द डाइवर्जेंट
प्लेट बाउंड्रीज। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि ये जो ट्रेंचेज होते हैं ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर कभी भी नहीं बनता है। ट्रेंचेज बनता है, आप एक बात सोचिए कि ये जो कोई ये सड़क है, जैसे ये सड़क टूट गया, ठीक है, तो यहाँ पर गड्ढा नहीं होता है, मतलब जैसे मान के लिए जितना टूटा उतना ही गड्ढा है, और उससे ज़्यादा कब बनता है, वो गड्ढा जो है वो ज़्यादा कब बनेगा। तो जैसे कोई चीज़ टूट जाता है तो बस उतना ही दूर का गैप होता है इसमें, ठीक है। कोई चीज़ जब अलग होता है तो गैप जो है उतना ही दूर का होता है। और डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है, अलग होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग जा रहे होते हैं, उसको हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं। और जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होता है, वो आपस में जब ठोकर मारते हैं एक दूसरे को, ठीक है, जब किसी चीज़ पर धक्का लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, ज़मीन धंस जाता है, और ज़मीन धंसने से ही ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। तो जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे को धक्का लगता है, और फिर जो ज़्यादा डेंस पार्ट होते हैं वो नीचे घुस जाता है, और जो लाइट पार्ट होते हैं, यानी कि अगर कोई जो लाइट बाउंड्रीज है, लाइट प्लेट है, तो वो उसके ऊपर सुपरसीड कर जाता है, और वो जो डेंस पार्ट है वो फिर जाते ही रह जाता है, और वहीं जो है ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज नहीं, ये जो ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है वो अक्सर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर होता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, ये दिखेगा नहीं तो है। जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज़ दे आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनोज एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक्टिव वोल्केनोज और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स जब भी ऐसा होता है तभी ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज इतना ज़ोर से टक्कर मारता है कि ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाता है। जो आपको मैंने समझाया कि ये जो डेंस वाला प्लेट होता है, जो डेंसर प्लेट होता है, वो उसके नीचे चला जाता है, जो लाइटर प्लेट होता है, और वहीं पर जो है ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है टोंगा ट्रेंच एंड मरियाना ट्रेंच आर लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। तो फ्रेंड्स तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें जो सबसे गहराई वाला ट्रेंच है मरियाना ट्रेंच है, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे टोंगा ट्रेंच आता है, और दोनों ही पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, दूसरा भी करेक्ट हो गया, पहला आपका गलत है, और आपसे करेक्ट पूछा गया है, आंसर बनेगा 2 और 3 ऑप्शन सी। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आपको नीचे 2 स्टेटमेंट्स दे करके करेक्ट पूछ लिया गया है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है लैटिट्यूड इज मेजर्ड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द सरफेस अर्थ सरफेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि चाहे लैटिट्यूड हो चाहे लॉन्गिट्यूड हो, उन दोनों को ही सेंटर से एक एंगुलर डिस्टेंस के रूप में मापा जाता है, ठीक है। सेंटर से जब आप उसका 3D फिगर बनाएंगे आप अर्थ का, और जब सेंटर से, ठीक है, और नॉर्थ और साउथ की तरफ, इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ, ठीक है, इक्वेटर जो है वो बिल्कुल गोल घेरा होगा एक बीच में, और आप उसको पहले सबसे पहले एक लाइन इक्वेटर से खींच करके लेके जाइए सेंटर तक, और फिर सेंटर से इक्वेटर के नॉर्थ जाइए चाहे साउथ जाइए, ठीक है, और फिर उसको अर्थ के मतलब सरफेस तक सेंटर से खींच करके एक लाइन लाइए। वो जो एंगल बनेगा उस दोनों लाइन के बीच में, ठीक है, उसी एंगल के रूप में जो है लैटिट्यूड को मेज़र किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। आंसर बन जाएंगे बोथ 1 और 2 ऑप्शन सी। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है with reference to the type of mountains consider the following statements। आपको नीचे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और वो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है टाइप ऑफ माउंटेन्स से रिलेटेड हैं, और आपको करेक्ट बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला है स्टेटमेंट है फॉल्ट माउंटेन involves both the compression and tensions of the earth's crust while fold mountains involves mainly compressions। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो फॉल्ट माउंटेन होता है इसी को हम लोग ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। जो फॉल्ट माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन होता है इसके अंदर अर्थ का टेंशंस और अर्थ क्रस्ट का टेंशंस और कंप्रेशंस दोनों ही फोर्सेस जो है काम कर रहे होते हैं, जबकि जो फोल्ड माउंटेन्स है दैट इन्वॉल्व्स मेनली कंप्रेशन, यानी सिर्फ कंप्रेशन फोर्स होता है उसमें, कंप्रेशनल फोर्स की वजह से ही फोल्ड माउंटेन्स का क्रिएशन होता है। जबकि जो फॉल्ट माउंटेन्स है FAULT
तो उस माउंटेन्स के अंदर जो है कंप्रेशनल और टेंशनल दोनों ही फोर्सेस जो है वर्क करते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, द एंडीज इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्ट माउंटेन्स वेयर एज वोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ये फोल्ट और फोल्ड इन दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल उल्टा लिख दिया गया है। एंडीज जो है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स वेयर एज द वोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्ट माउंटेन्स। यानी कि इसको जो है, ये जो फॉल्ट है इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए और ये फोल्ड को उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अभी ये स्टेटमेंट फिलहाल इनकरेक्ट है क्योंकि एंडीज जो है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉल्ट माउंटेन्स। आपको मैं बाकी सारे एग्जांपल्स भी बता देता हूँ फॉल्ट माउंटेन्स के और फोल्ड माउंटेन्स के। तो जो ग्रेट अमेरिकन रिफ्ट वैली है दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक या फॉल्ट माउंटेन जिसके अंदर टी आता है। जो राइन वैली है और जो वोसेस है ये सभी फॉल्ट माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। और जो फोल्ड माउंटेन जो नीचे लिखा गया है उसका एग्जाम्पल्स जो है वो आपका हिमालय हो गया, अपना एंडीज़ हो गया, एल्प्स हो गया। तो ये सभी ऐसे माउंटेन्स हैं दैट इज़ आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। तो ये हो गया आपका आंसर बन जाएगा 1 ओनली क्योंकि सेकंड आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी द टर्म प्लायास रेफर्स टू। तो फ्रेंड्स ये एक जो कार्स्ट टोपोग्राफी हम लोगों ने पढ़ा था, तो कार्स्ट टोपोग्राफी में क्या होता था, एक्शन ऑफ वाटर के वजह से, एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से जो लैंड फॉर्म्स होता था, लैंड का फॉर्मेशन होता था, उसी को हम लोग कार्स्ट टोपोग्राफी, तो कार्स्ट टोपोग्राफी का ही एक पार्ट आप प्लायास को मान सकते हैं। और ये कौन सा पार्ट, ये जो है इरोजनल फीचर्स शो करने वाला एक पार्ट है। और जो कार्स्ट टोपोग्राफी है वो इरोजनल के लैंडफॉर्म्स की वजह से भी होता था और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की वजह से भी होता था, ठीक है। और तो यहाँ पर जो प्लायास है वो इरोजनल फीचर्स को शो करता है कार्स्ट टोपोग्राफी का, ठीक है। और ये जो है आपका जो कहीं कहीं पर क्या होता है, कभी कभी जो कुछ गड्ढा में पानी जो है वो रुक जाता है और वो पानी जब धीरे धीरे इवेपोरेट करता है तो फिर वहाँ पर जो है सॉल्ट डिपॉजिट्स जो है काफ़ी हेवी सॉल्ट डिपोजिशन हो जाता है और फिर उसी के वजह से जो है लैंड फॉर्म्स क्रिएट यानी फॉर्म हो जाता है वहाँ पर एक्शन ऑफ वाटर की वजह से। और ये डेजर्ट एरिया में होता है मेनली, तो उसी को हम लोग प्लायास बोलते हैं। यानी कि डेजर्ट एरिया में कोई सैलो लेक्स वगैरह है तो उसी जगह को हम लोग जो है प्लायास बोलते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सैलो लेक्स इन द डिप्रेशन ऑफ प्लेन्स फाउंड इन द डेजर्ट रीजन्स। पहला ही आपका आंसर है, पहला ही करेक्ट स्टेटमेंट है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में नीचे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। सबसे पहले आइए देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है, दे आर द सैलो साइक्लोनिक डिप्रेशंस ओरिजिनेटिंग ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी। तो फ्रेंड्स जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये एक सैलो साइक्लोनिक डिप्रेशंस यानी कि वीक टेम्परेट साइक्लोन्स होता है। कौन सा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होकर के और ईस्ट वर्ल्ड की तरफ फ्लो होता है और फिर वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक पहुंचता है, यानी कि राजस्थान वाला एरिया तक पहुंचता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जो सेकंड स्टेटमेंट है, देयर अराइवल इन इंडिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन ड्रॉप इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स जब इंडिया में नाइट का टेम्परेचर सडन ड्रॉप नहीं बल्कि सडनली इंक्रीज़ कर जाता है तो हमें ये इंडिकेट किया जाता है कि यहाँ पर जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पहुँच चुका है या पहुँचने वाला है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख करके इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के अराइवल का पता लगाते हैं, दैट इज़ नॉट सडन ड्रॉप इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर बट इट इज़ सडन राइज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट अब क्या इनकरेक्ट हो गया। और जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज़ इट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप्स इन नॉर्दर्न इंडिया। तो फ्रेंड्स तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो रेन है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन रबी क्रॉप्स में ज़रूरत भी काफ़ी कम होता है बारिश की, ठीक है। यानी कि पानी का जो ज़रूरत है रबी क्रॉप्स में वो काफ़ी कम होता है, तो उसके लिए सफिशिएंट है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का आना जो है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप्स। क्योंकि रबी क्रॉप जो है सर्दियों के मौसम में होता है, गेहूँ वहीं आप देखे होंगे उसमें जो है उतना हेवी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो रेन होता है हमारे यहाँ दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप्स। तो आंसर बनेगा आपका 1 और 3 क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद रेफरेंस टू
द अर्थ्स ग्रेविटी जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स अर्थ ग्रेविटी के बारे में आपको नीचे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। पहला है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स है। जो जी है, जी का वैल्यूज है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है किसी भी मेटल्स या किसी भी हेवी मेटल्स, हेवी मेटेलिक का, वो हर जगह जो है वो अलग अलग है। तो इसी वजह से जो है जी का वैल्यू वो अलग अलग वेरी करता है, और ये जो पोल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पर सबसे कम होता है। यानी कि जी का वैल्यू इक्वेटर पर बहुत कम लगता है, और जी का वैल्यू जो है वो पोल्स के जैसे जैसे आप करीब जाएंगे बढ़ता चला जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स। तो फ्रेंड सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोनों ही आंसर जो है बिल्कुल सही है। और इसी वेरिएंस को, ये जो वेरिएंस है यानी कि जो जी का वैल्यू का डिफरेंस आप कहीं देखते हैं कि यहाँ पर किसी जगह पर जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, किसी जगह पर कम है, तो ये जो डिफरेंस होता है जी का, इसी को हम लोग ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं। इसको हम लोगों ने टेस्ट पेपर 1 और 2 जब डिस्कस किया था, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, यानी कि ये पूरा जो है इसको डिस्क्राइब कर दिया गया था कि जो जी का वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होता है, यानी कि जो वेरिएशन होता है उसको, यानी कि आपको ये पूरा जो वेरिएशन है जी का वो दे दिया गया था स्टेटमेंट के फॉर्म में, और फिर लास्ट में लिखा हुआ था रेफर्ड एज, ठीक है। और नीचे 3-4 जो है आपको ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे ग्रेविटी एनोमली या फिर ग्रेविटी पोटेंशियल, ग्रेविटी ग्रेडियंट, इस तरह करके 3-4 जो है आपको ऑप्शंस बनाए गए थे, जिसमें आंसर्स जो है वो ग्रेविटी एनोमली हुआ था। अगर आपको नहीं याद है इसका मतलब है कि आपको रिवाइज़ करने का ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स जाइए आप पहला और दूसरा टेस्ट को फिर से एक बार रिवाइज़ कीजिए, जो कि पॉलिटी का है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो वहाँ पर हम लोगों ने इसको देखा था। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 1 और 2 बोथ, ऑप्शन सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रूफ्स ऑफ द स्फेरिसिटी ऑफ द अर्थ। यानी कि ये कह रहे हैं कि अर्थ जो है, अर्थ का आकार का प्रूफ क्या है, ठीक है, कि अर्थ जो है वो स्फेयर के शेप में है, उसका कोई प्रूफ जो है वो बताइए। कुल मिला के अगर आप इसको सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें ये समझाइए कि अर्थ जो है गोल है तो कैसे है, कोई प्रूफ हमें दीजिए जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि अर्थ जो पृथ्वी है वो गोल है। तो सबसे पहला नीचे लिखा गया स्टेटमेंट है द पॉसिबल सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ विदाउट अ स्टीप फॉल। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर अर्थ में कोई कोना होता, यानी कि जहाँ के जिसके बाद जो है जैसे मान चलिए अगर हम लोग चलते चले जाते और एक जगह आता जहाँ पर ये अर्थ जो है ख़त्म हो जा रहा है, जहाँ पर इसका कॉर्नर आ गया, तो वहाँ से हम लोग गिर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जितना भी जो भी नेविगेटर है वो लोग, उन लोगों ने देखा कि चलते चले जाओ, इस पर कभी गिरोगे नहीं। इसका मतलब है कि ये अर्थ जो है गोल है, और अगर ये चलते चले गए तो एक दिन हो सकता है तुम लौट करके उसी पॉइंट पर आ जाओगे जहाँ से निकले थे। तो ये सभी एक जो है प्रूफ के तौर पर काम कर रहा है कि नहीं पृथ्वी वाकई में गोल है। और दूसरा एक और प्रूफ कि जब लूनार एक्लिप्स के टाइम पर आप देखेंगे तो चांद पर जो अर्थ का परछाई बनता है वो बिल्कुल सर्कुलर आर्क में बनता है। तो वहाँ से भी ये कंक्लूड किया जा सकता है कि जो अर्थ का शेप है दैट इज स्फेरिकल। तो आप अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट है डिफरेंट टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो फ्रेंड्स ये भी एक प्रूफ है जिसके बल पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। और तीसरा स्टेटमेंट है शेप ऑफ द अर्थ शैडो ड्यूरिंग लूनार एक्लिप्स। इसको हम लोगों ने समझ लिया, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल प्रूफ दे रहा है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है। आंसर बन जाएगा 1, 2 और 3 ऑप्शन डी। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कंसीडर द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स। आपको नीचे 4 लैंडफॉर्म्स के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द लैंडफॉर्म्स गिवन अबव आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। यानी कि ग्राउंड वाटर के एक्शन के वजह से फॉर्म हुए कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं जो कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो
कार्स्ट टोपोग्राफी में अपन ने पढ़ा था कि ग्राउंड वाटर के एक्शन की वजह से जहाँ पर लाइमस्टोन प्रेजेंट होता है यानी चूना पत्थर, तो ग्राउंड वाटर उसके साथ रिएक्ट करता है और फिर उसके एक्शन से यानी कि उसके रिएक्शन से जो टोपोग्राफी फॉर्म होता है उसको हम लोग कार्स्ट टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। काफ़ी टिपिकल लैंडफॉर्म्स होता है, ठीक है। और वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी हो सकते हैं और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के रूप में भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो शो करता है कार्स्ट टोपोग्राफी। जिसमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स के कुछ एग्जांपल हैं, उसको हम लोग स्वैलो होल्स बोल सकते हैं या सिंक होल बोल सकते हैं या डोलाइन बोल सकते हैं, ओवालास बोल सकते हैं या लैपिस बोल सकते हैं। ये सभी इरोजनल लैंडफॉर्म्स के एग्जांपल्स हैं। आपसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स के ही एग्जांपल्स पूछे गए थे। और जो डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं उसमें आ जाते हैं स्टैलेक्टाइट्स, ठीक है, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट और पिलर्स। तो स्टैलेक्टाइट्स या स्टैलेग्माइट या फिर पिलर्स, ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के एग्जाम्पल हैं। आपसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स के एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है स्टैलेग्माइट्स है, यानी कि स्टैलेग्माइट्स जो है ये फ्रेंड्स आपका डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, ये इरोजनल नहीं है, यानी ये आपके आंसर में नहीं होगा क्योंकि आपसे इरोजनल पूछा गया है। सिंक होल्स, ओवालास और लैपिस, ये तीनों बिल्कुल इरोजनल फॉर्म्स हैं। तो ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे 2, 3 एंड 4। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि आपसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स केवल पूछा गया था। और जो क्वेश्चन नंबर 17 है, विद रेफरेंस टू द रिवर लूनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स एक रिवर है लूनी जो कि राजस्थान में बहती है, राजस्थान और गुजरात में, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जाकर के ये ड्रेन कर जाता है, यानी कि वहाँ पर कच्छ में जाके मिल जाता है। तो उसी के बारे में आपको नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। सबसे पहला है, देख लीजिए, इट इज़ फाउंड बाय 2 स्ट्रीम्स द साबरमती एंड सरस्वती। तो फ्रेंड्स पहला ही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आपने राजस्थान में एक जगह है पुष्कर, वहाँ का नाम सुना होगा, ठीक। और पुष्कर काफ़ी फेमस जगह है राजस्थान में। ये आपने सुना होगा हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शनि मंदिर, ठीक है। ये सभी मंदिर आपने, जैसे शिव मंदिर, ये मतलब सारे भगवान के मंदिर आपने सुने होंगे, लेकिन आपने आज तक कभी ब्रह्मा जी का मंदिर का नाम सुना है कि कहाँ पर है? कभी जानने की कोशिश की कि ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं दिखता हमारे घर के आसपास, कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स हमारे इंडिया में ब्रह्मा जी का मंदिर मात्र एक जगह है और वो है पुष्कर में, जो कि राजस्थान में है। अजमेर के पास एक जगह है पुष्कर जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है। और उसी पुष्कर से 2 स्ट्रीम्स निकलती है, सरस्वती और साबरमती, जो कि गोविंदगढ़ में जाकर के मिल जाता है और वहाँ से वो लूनी के नाम से बहता है और राजस्थान और गुजरात में ये फ्लो करता है, जाके गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जो है मिल जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और जो बी ऑप्शन है, इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो फ्रेंड्स यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये सिर्फ राजस्थान और गुजरात से फ्लो करता है, मध्य प्रदेश से नहीं करता है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगला है, इट ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ खंबात। तो फ्रेंड्स गल्फ ऑफ खंबात नहीं, गल्फ ऑफ कच्छ। और डी ऑप्शन है, इट इज़ कट ट्वाइस बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है, यानी गलत है, क्योंकि हमारे इंडिया में मात्र एक रिवर है जिसका नाम है माही, दैट इज़ नॉट लूनी। मात्र एक रिवर माही है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ठीक है। एक बार जब इधर से फ्लो होके जाता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करते हुए उस साइड चला जाता है नॉर्थ पार्ट में, और फिर वापस वहाँ से जो है लौटता है, तो एक बार फिर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को वो रिवर काटती है, यानी कि माही रिवर। तो डी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है, यानी कि ये भी लूनी रिवर के बारे में नहीं है। आंसर तो पहले ही पता चल गया था, ऑप्शन ए, क्योंकि वही करेक्ट ऑप्शन था इसमें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, वाइल अ ल्यूनर एक्लिप्स कैन अकर ट्वाइस अ ईयर, अ सोलर एक्लिप्स अकर्स ओनली वंस अ ईयर। तो फ्रेंड्स ये जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो सोलर एक्लिप्स है वो भी 2 से 5 बार लगभग अकर हो जाता है साल में। हालांकि जो 5 है वो एक्सेप्शनल है, वो कभी कभी होता है, लेकिन 2 से 5 आप मान के चल सकते हैं। तो इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है सोलर एक्लिप्स अकर ओनली वंस अ ईयर, ऐसा नहीं है, 2 तो मिनिमम है, 2 से 5 बार, यानी 2 बार किसी साल में 2 बार, किसी साल में 3 बार, या हो सकता है किसी ईयर में 4 बार, और 5 बार एक्सेप्शनल है, किसी ईयर में 5 बार तक भी ये अकर हो सकता है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, सोलर एक्लिप्स ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन द समर सोल्स्टिस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सोलर एक्लिप्स है वो एवरी न्यू मून डे के दिन पर जो है वो अकर करता है, यानी सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस ऑन एवरी न्यू मून डे, और लूनर एक्लिप्स एवरी फुल मून डे। तो इसमें समर सोल्स्टिस का इंतज़ार करना, ठीक है,
का ज़रूरत नहीं है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आंसर बन जाएगा आपका नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है द वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स। बिल्कुल सही बात है। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो फ्रेंड्स जो वेस्टर्न घाट्स है उसको कई सारे स्टेट्स में या रीजनल लैंग्वेज में उसके अलग अलग नाम हैं। ऐसे हिमालयन पर्वत का भी अलग अलग नाम है अलग अलग रीजन में, वो भी कई बार पूछ दिया जाता है, उसको भी आप ढूंढ करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की बात हो रही है। वेस्टर्न घाट्स का लोकल नेम सबसे पहला सह्याद्री, जो कि महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है वेस्टर्न घाट्स को। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तमिलनाडु के रीजन में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि दूसरा भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा है अन्नामलाई, जो कि कर्नाटका लिखा है उसके आगे, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। यह जो अन्नामलाई हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स या फिर कार्डामम हिल्स, तो इसको केरला में यानी कि केरला रीजन में इस नाम से जाना जाता है, कर्नाटका में नहीं। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, यानी कि 1 और 2 ये दोनों ही लोकल नेम्स और उसके सामने जो रीजन लिखा गया है बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड्स। लक्षद्वीप आइसलैंड के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। नीचे 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहला देखिए, द इंटायर आइसलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपोजिट्स। पहल का स्टेटमेंट ही आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो आइसलैंड ग्रुप है ये लक्षद्वीप का, दैट इज़ इंटायरली बिल्ट ऑफ कोरल डिपोजिट्स, यानी कि पूरे के पूरे कोरल रिप्स का ही इसमें डिपोजिट्स है और उसी से ये आइसलैंड बना हुआ है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट ही आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जो बी ऑप्शन है, नारकंडम एज इज अ स्मॉल वॉल्केनिक आइसलैंड इन द लक्षद्वीप ग्रुप। तो फ्रेंड्स जब पहला आपका आंसर बन गया तो दूसरा जो है लक्षद्वीप के बारे में वो बिल्कुल गलत ही होगा। इसका मैं करेक्शन कर देता हूँ। आपका जो बी ऑप्शन है, नारकंडम इज अ स्मॉल वॉल्केनिक आइसलैंड इन द लक्षद्वीप ग्रुप, ये लक्षद्वीप ग्रुप का आइसलैंड नहीं है, ये अंडमान ग्रुप का आइसलैंड है। ठीक है, ये जो नारकंडम है दैट इज स्मॉल वॉल्केनिक आइसलैंड, ठीक है, और लोकेटेड इन अंडमान सी। कहाँ पर है ये? अंडमान सी में। और लक्षद्वीप जो है वो खुद अरेबियन सी का एक आइसलैंड है। तो बी ऑप्शन आपका गलत इसी वजह से हुआ, यानी कि इसी वजह से बी ऑप्शन गलत है। बाकी दोनों और भी गलत होंगे, तो ये सब क्यों गलत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो बी ऑप्शन है दैट इज सैडल पीक इज़ द हाईएस्ट पीक इन द लक्षद्वीप आइसलैंड्स, ये फिर से एक बार वही गलत चीज़ लिख दिया। जो सैडल पीक है वो भी एक हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? अंडमान आइसलैंड्स पे। ठीक है, अंडमान और जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स है आपका, उसमें जो अंडमान वाला पार्ट है, ठीक है, उसका सबसे हाईएस्ट पीक है सैडल पीक या सैडल हिल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका गलत है। और डी ऑप्शन क्यों गलत है उसको भी जान लेते हैं। तो डी ऑप्शन में लिखा गया है 11 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि लक्षद्वीप और मालदीव को बीचों बीच बांट देता है ये 11 डिग्री चैनल, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। इसको जो बांटने वाला यानी कि लक्षद्वीप को जो मालदीव से सेपरेट करता है वो 8 डिग्री चैनल है, ना कि 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को ही बीचों बीच में अलग अलग बांट देता है। ठीक है, यानी लक्षद्वीप को ही पूरा डिवाइड कर देता है 11 डिग्री चैनल। तो इसीलिए डी स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है विद रेफरेंस टू द लॉन्गिट्यूड्स एंड स्टैंडर्ड टाइम जोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टैंडर्ड टाइम जोन से रिलेटेड आपको नीचे दो स्टेटमेंट दे करके आपको करेक्ट पूछा गया है। सबसे पहला है द इंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 15 टाइम जोन्स। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। द इंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, नॉट 15 टाइम जोन्स। फ्रेंड्स 11 टाइम जोन्स तो केवल रसिया में है। रसिया के पास टोटल कितने टाइम जोन्स हैं? 11। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ऑल कंट्रीज हैव अडॉप्टेड देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्रीज। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि सारे कंट्री ने जो स्टैंडर्ड टाइम है फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन उसको फॉलो नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है उसको फॉलो किया है। बाकी कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अनयूजुअल टाइम जोन्स को फॉलो करते हैं। तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, फर्स्ट भी आपका गलत ही है। तो आंसर बनेगा इसमें नन, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स ऑन द इंडियन क्लाइमेट। तो फ्रेंड्स हिमालयन माउंटेन्स की वजह से इंडियन क्लाइमेट पे काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और काफ़ी अच्छे वे में इफेक्ट पड़ता है। यानी इंडियन क्लाइमेट को ये काफ़ी मतलब एक तरह से समझिए जो इंडियन
क्लाइमेट है उसके लिए हिमालय जो है काफ़ी कहीं ना कहीं वरदान साबित होता है। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि कैसे ये अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला है इट प्रोटेक्ट्स द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, यानी कि जो नॉर्दर्न विंड्स आता है, यानी नॉर्दर्न कोल्ड विंड्स जो साइबेरिया से आती है, तो उसको रोकने का काम करता है हिमालय। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका पहला। और दूसरा है इट ट्रैप्स द मॉनसून विंड्स फोर्सिंग देम टू सेट देयर मॉइस्चर विद इन द सब कंटिनेंट। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो साउथ वेस्टर्न मानसून जब केरला से इंटर करता है तो उसको नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचते पहुँचते वहाँ पर जो हिमालयन माउंटेन्स है उसको उस हवा को रोकता है जिस हवा में मॉइस्चर कंटेंट है। और जैसे ही हिमालय से टकरा के जब वापस होती है तो बारिश इंडिया में ही हो जाती है। अगर हिमालयन माउंटेन्स वहाँ पर नहीं मौजूद होते तो वो हवा आगे चले जाती और हो सकता था बारिश वो टाइबेट वगैरह में जा करके होता, चाइना में होता। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन्स जो है, जो मॉइस्चर विंड्स है, मानसून विंड्स है, उसको फोर्स करता है कहीं ना कहीं और बारिश जो है इंडिया में ही होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सही लिखे गए हैं। ये दोनों ही, यानी कि जो हिमालय है इस तरीके से अफेक्ट करता है इंडियन क्लाइमेट को। और जो तीसरा स्टेटमेंट है इट क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स काउचिंग अ रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स। तो फ्रेंड्स इसके लिए, यानी कि जो रिवर्सल विंड्स है इसके लिए ITCZ का शिफ्ट होना जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इसमें जो है हिमालयन माउंटेन का रोल नहीं है। तो इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका सही चीज़ नहीं लिखा गया है, यानी कि इस तरीके से हिमालयन माउंटेन जो अफेक्ट नहीं करता है इंडियन क्लाइमेट को। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 करेक्ट है, आंसर बनेगा 1 और 2 ऑप्शन ए। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 23, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन जियोग्राफी करेवाज आर। तो फ्रेंड्स करेवाज क्या है? तो करेवाज आर द थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले प्लाई। स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन। इसको देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये जो ग्लेशियल क्ले है, जो ग्लेशियर्स के आसपास जो मिट्टी जमा होता है उसी को ग्लेशियल क्ले बोलते हैं। तो उसी का जो हिब्बी डिपॉजिट्स होता है, थिक डिपॉजिट्स, उसी को हम लोग करेवास बोलते हैं, जो कि कश्मीर हिमालयाज़ में जनरली पाया जाता है। और ये काफ़ी सूटेबल होता है उसके लिए जो वहाँ पर सैफरन उगते हैं, कश्मीरी सैफरन्स, यानी वहाँ के लोकल सैफरन्स के लिए काफ़ी सूटेबल ये जो डिपॉजिट्स है ग्लेशियल क्ले का, वो काफ़ी सूटेबल होता है उसके लिए। ठीक है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है इट इज़ अ यूनिक राइस वैरायटी इन द कोस्टल एरियाज ऑफ एलापौजा and Ernakulam and Thrissur district. The salt water resistant variety grows tall, flourishes under the flood like conditions and grows entirely on the life hours and half of the year of fish culture in the fields. The cycle is called one fish one rice, in which fish is grown up to the April 15, after which fields are drained before the first bout of the rains to get them rid of the salt, and the season goes up to the October when they are brought under fish culture again. तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट जो लिखा गया है ये आपको एक राइस वैरायटी है जो कि केरला में उगाया जाता है, दैट इज़ नोन एज पोक्काली। पोक्काली के राइस के बारे में ये बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया। आपसे ये पूछा गया था कि किस राइस के कौन से वैराइटीज़ को ये डिस्क्राइब करता है ये पैसेज, तो राइस के पोक्काली वैराइटीज़ को ये डिस्क्राइब करता है। पोक्काली राइस एक बिल्कुल सॉल्ट रेसिस्टेंट राइस प्लांट होता है, काफ़ी टॉल होता है, ठीक है। और इसको वन राइस वन फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सबसे पहले फ़िश कल्टीवेट किया जाता है, यानी कि लगभग 15 अप्रैल तक फ़िश का सीज़न चलता है। वहाँ पर फ़िश होते हैं उस जगह पे, ठीक है। पानी लगा होता है, उसमें फ़िश को जो है पाला जाता है। उसके बाद 15 अप्रैल के बाद फिर वहाँ के पानी को ड्रेन किया जाता है और फिर ये राइस का कल्टीवेशन किया जाता है वहाँ पर, पोक्काली राइस का। और उस पोक्काली राइस का जो है लगभग अक्टूबर तक पोक्काली राइस जो है वो होता है और फिर अक्टूबर के बाद दोबारा से एक बार फिशिकल्चर को वहाँ पर लाया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग इस साइकिल का जो नाम है वन फिश और वन राइस भी बोलते हैं, वन फिश और वन राइस। आंसर बनेगा इसका पोक्काली राइस, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। पहला है द रिवर्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर द अपहेवल ऑफ द हिमालयाज एंड कट देयर कोर्सेस साउथवर्ड बाय मेकिंग गॉर्जेस इन द माउंटेन्स आर नोन एज द सुपर इम्पोज्ड रिवर्स। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट लिखा गया है, क्योंकि सुपर इम्पोज मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाना। और इधर जो डेफिनेशन लिखा है ऊपर में वो कुछ और लिख रहा है। वो लिख रहा है कि कुछ ऐसे रिवर जो हिमालयाज
के ऊपर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो पहाड़ है उसको काट के अपना रास्ता बनाया और उसमें बहना शुरू कर दिया साउथ वर्ड की तरफ। ठीक है, तो ऐसे रिवर को हम लोग एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट रिवर या इनकंसीक्वेंट रिवर। तो इसको हम लोग सुपर इम्पोज्ड नहीं बोलते हैं। सुपर इम्पोज्ड वो बोलते हैं जब एक रिवर बह रहा हो, दूसरा रिवर भी उसी के ऊपर आके बहने लगे, यानी कि उसमें मर्ज हो जाए, उसको हम लोग सुपर इम्पोज्ड बोल सकते हैं। और ये जो डेफिनेशन लिखा गया है दैट इज ऑफ एंटीसीडेंट या इनकंसीक्वेंट रिवर्स का ये डेफिनेशन है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला आपका गलत हो गया, दूसरा है द रिवर्स विच फॉलो द जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्लोप आर नोन एज द कंसीक्वेंट रिवर्स। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा रिवर जो एक स्लोप पकड़ के और उसमें बहना शुरू कर दे, यानी कि जिधर की तरफ ढाल दिखे उधर उधर वो अपना रास्ता बनाते चले जाए, तो ऐसे रिवर को हम लोग कंसीक्वेंट रिवर बोलते हैं। ठीक है, यानी वो एक स्लोप पकड़ के बहना शुरू कर देता है। आप स्लोप जो है वो समझते ही होंगे, जैसे ये देखिए ऐसे है, तो ये एक स्लोप वाला रीजन है, तो कोई भी रिवर जो है ऐसे फ्लो करेगा। इसमें अगर कोई रिवर आता है तो वो इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक, या फिर इसका डायरेक्शन अगर किसी और डायरेक्शन में जाएगा तो फिर डायरेक्शन अपना चेंज कर लेगा, और जिधर स्लोप मिलेगा उसको, जिधर ढाल मिलेगा उधर ही ये बहना शुरू कर देता है। ऐसे रिवर को हम लोग कंसीक्वेंट रिवर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक ज्योग्राफी टेस्ट पेपर 3 का हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।